पृथ्वी ज्योग्राफिक चैनल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आइए भारत, लोक और अर्थव्यवस्था की इस पुस्तक के 9वें अध्याय का हम लोग अध्ययन करते हैं। आज हम लोग भारत के संदर्भ में नियोजन और सतत पोषणीय विकास या कह लीजिए प्लानिंग एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट इन इंडिया कॉन्टेक्स्ट के बारे में हम लोग आइए देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पर हम लोग नियोजन को समझ लेते हैं, क्योंकि नियोजन को समझना बहुत ही आवश्यक है। नियोजन से तात्पर्य योजना बनाकर कार्य करना है। ठीक, इस प्रकार हम इसको समझ सकते हैं कि नियोजन से तात्पर्य है कि प्लानिंग करके ही किसी कार्य को करना नियोजन कहलाता है। ठीक, आइए इसको और अच्छी तरीके से समझा जाए। नियोजन का अर्थ में हम देख सकते हैं कि नियोजन का शाब्दिक अर्थ है योजना बनाना। नियोजन सफलता पाने का मार्ग और लक्ष्य है। आगे हम देखेंगे कि नियोजन का अर्थ सफलता पाने के लिए सोच विचार करके योजना बनाकर कार्य करने से लगाया जाता है। और इस प्रकार से हम आगे देखेंगे कि परिवार, समाज अथवा राष्ट्र के चरणबद्ध विकास के लिए नियोजन आवश्यक है। नियोजन सफलता और आत्मनिर्भरता पाने का एक मूल मंत्र है। इस प्रकार हम आगे देखेंगे कि विश्व में आज वही देश सफल हैं जो नियोजन का सहारा ले रहे थे या ले रहे हैं। वर्तमान विश्व अर्थव्यवस्था की धमनियों में धन नहीं वरन नियोजन प्रवाहित। नियोजन का शाब्दिक अर्थ होता है पहले से आयोजन करना। आर्थिक नियोजन एक ऐसी विवेकपूर्ण व्यवस्था है जिसका उद्देश्य न्यायपूर्ण ढंग से आर्थिक विकास एवं अधिकतम सामाजिक कल्याण के लक्ष्य को प्राप्त करना। और इस प्रकार से आगे हम लोग देखेंगे कि नियोजन एक ऐसी तकनीक है जिसके माध्यम से पूर्व निर्धारित लक्ष्यों को निश्चित अवधि में प्राप्त करने का प्रयास किया जाता है। और विकासशील देशों में जहां सीमित संसाधनों से अधिक आवश्यकताओं की पूर्ति करनी होती है, वहां पर आर्थिक नियोजन एक आदर्श विधि है। इस प्रकार आगे हम लोग देखेंगे आर्थिक नियोजन की परिभाषा, जिसमें पहली परिभाषा है मारिस डॉब महोदय जी की, जिसमें इन्होंने बताया है कि आर्थिक नियोजन आर्थिक निर्णयों को समन्वित करने की एक प्रक्रिया है। नियोजन एक वह विधि है जिसमें संपूर्ण अर्थव्यवस्था के लिए एक साथ निर्णय किए जाते हैं। और इसके आगे अगली जो डिफिनीशन है वो एस.ई. हैरिस महोदय की है। और एस.ई. हैरिस महोदय की परिभाषा इस प्रकार से है कि आर्थिक नियोजन से अभिप्राय मूल्य के संदर्भ में नियोजन अधिकारी द्वारा निश्चित उद्देश्यों तथा लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए साधनों का आवंटन मात्र है। आगे अगली जो परिभाषा है वो भारतीय योजना आयोग की है, बहुत महत्वपूर्ण है। आइए देखते हैं।
आर्थिक नियोजन आवश्यक रूप से सामाजिक उद्देश्यों के अनुरूप साधनों को अधिकतम लाभ के लिए संगठित करने एवं उपयोग करने का एक मार्ग है। इस प्रकार अब हम लोग आगे देखते हैं कि उपर्युक्त परिभाषाओं के आधार पर आर्थिक नियोजन की उचित परिभाषा या कह लीजिए कंक्लूजन या सारांश इस प्रकार है। आर्थिक नियोजन से आशय पूर्व निर्धारित और निश्चित सामाजिक एवं आर्थिक उद्देश्यों की पूर्ति हेतु अर्थव्यवस्था के सभी अंगों को एकीकृत और समन्वित करते हुए राष्ट्र के संसाधनों के संबंध में सोच विचार कर रूपरेखा तैयार करने और केंद्रीय नियंत्रण से है। और इस प्रकार आगे हम लोग भारत में नियोजन परिप्रेक्ष्य का अवलोकन को देखेंगे। आइए देखते हैं। भारत में योजना आयोग की स्थापना 1950 ईस्वी में हुई थी और उस समय योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू उस समय पदेन थे। और उस समय आर्थिक नियोजन का स्वरूप जो था वो इस प्रकार से था कि पंचवर्षीय योजनाएं के रूप में हम लोगों के सामने आई और पंचवर्षीय योजनाओं की जो संख्या वर्तमान समय तक है वो है 12 पंचवर्षीय योजनाएं। अभी तक 12 पंचवर्षीय योजनाएं लागू की गई हैं। आइए देखते हैं हम लोग। योजना आयोग का प्रतिस्थापन 1 जनवरी 2015 को योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग लागू किया गया। आइए ठीक इस तालिका को समझते हैं जिसमें भारत की पंचवर्षीय योजनाएं का पूरा डिटेल दिया गया है। आइए इसे देखते हैं जिसमें पहले क्रम में है प्रथम पंचवर्षीय योजना जो 1 अप्रैल 1951 से लेकर 31 मार्च 1956 तक चली। और सेकंड है द्वितीय पंचवर्षीय योजना। यह योजना 1 अप्रैल 1956 से लेकर 31 मार्च 1961 तक चली। और तीसरा है तृतीय पंचवर्षीय योजना। यह योजना 1 अप्रैल 1961 से लेकर 31 मार्च 1966 तक चली। ठीक इस प्रकार आगे हम लोग देखेंगे कि चौथे क्रम में 3 1 वर्षीय योजनाएं हैं जिसमें 1966 से 1967 में 1 वर्षीय पहली योजना और दूसरा है 1967 से 1968 तक दूसरी 1 वर्षीय योजना और 1968 से 1969 तक तीसरी 1 वर्षीय योजना है। ये 3 1 वर्षीय योजनाएं हैं। 66 67 67 68 68 69 है। ठीक अब आगे हम लोग देखेंगे कि अगला है 5वें नंबर पर चतुर्थ पंचवर्षीय योजना जो लागू की गई वो 1 अप्रैल 1969 से लेकर 31 मार्च 1974 तक ये चली। ठीक और इसके आगे 6ठे नंबर पर है पाँचवीं पंचवर्षीय योजना जो 1 अप्रैल 1974 से लेकर 31 मार्च 1978 तक चलाई गई। और आगे है 7वें नंबर पर 2 1 वर्षीय योजना। ध्यान दीजिएगा कि 2 1 वर्षीय योजना यहाँ भी 1978 से लेकर 1979 तक ये 1 वर्षीय पहली योजना है और 1979 से लेकर 1980 तक ये दूसरी 1 वर्षीय योजना है। ठीक तो 1978 79 और 79
से 80 तक ये 2 एक वर्षीय योजनाएं चलाई। अब इसके आगे हम लोग देखेंगे 8वें क्रम पर है छठी पंचवर्षीय योजना, जो 1 अप्रैल 1981 से लेकर 31 मार्च 1985 तक चली। ठीक, और इसके आगे 9वें क्रम पर है 7वीं पंचवर्षीय योजना, 1 अप्रैल 1985 से लेकर 31 मार्च 1990 तक चली। ठीक, और इसके आगे 10वें क्रम पर दिया गया है कि 2 एक वर्षीय योजनाएं फिर चलाई गई, जिसमें 1990 से लेकर 1991 में पहली एक वर्षीय योजना और 1991 से लेकर 1992 तक दूसरी एक वर्षीय योजना। इस प्रकार से 1990, 91 और 91-92 में 2 एक वर्षीय योजनाएं चलाई। आगे हम देखेंगे कि 11वें क्रम पर है 8वीं पंचवर्षीय योजना, जो 1 अप्रैल 1992 से लेकर 31 मार्च 1997 तक चलाई गई। ठीक, और 12वें क्रम पर है 9वीं पंचवर्षीय योजना, जो 1 अप्रैल 1997 से लेकर 31 मार्च 2002 तक चलाई गई। ठीक, और 10वीं पंचवर्षीय योजना 1 अप्रैल 2002 से लेकर 31 मार्च 2007 तक क्रम पर है 12वीं पंचवर्षीय योजना। 12वीं पंचवर्षीय योजना वो 1 अप्रैल 2012 से लेकर 31 मार्च 2017 तक चलाई गई। ठीक, इस प्रकार अब हम आगे देखेंगे कि नीति आयोग के उद्देश्य। आइए देखते हैं कि नीति आयोग के लक्ष्य निम्नवत रखे गए, जिनमें पहला है केंद्र तथा राज्य सरकारों को युक्तिगत तथा तकनीकी सलाह देना, और दूसरा है देश के लिए आर्थिक निर्माण में राज्यों की भागीदारी सुनिश्चित करना, और इसके अगले क्रम में है राष्ट्र के सतत पोषणीय आर्थिक विकास में वृद्धि करना। और इस प्रकार नीति आयोग के वर्तमान अध्यक्ष वर्तमान प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी हैं। इसके उपाध्यक्ष श्री राजीव कुमार हैं। योजना आयोग आर्थिक विकास के लक्ष्यों में पिछड़ गया था, अतः विकास की गति प्रदान करने के लिए नीति आयोग की स्थापना करने की आवश्यकता अनुभव की गई। इस प्रकार आगे हम देखेंगे कि कृषि, सिंचाई, विनिर्माण, ऊर्जा निर्माण, परिवहन तथा सामाजिक अवसंरचनाओं की व्यवस्था का काम नीति आयोग को सौंप दिया गया, और इससे प्रादेशिक असंतुलन कम होगा और समूचे राष्ट्र का संतुलित विकास सुनिश्चित हो जाएगा। आगे हम देखेंगे लक्ष्य क्षेत्र नियोजन। राष्ट्र के जो क्षेत्र आर्थिक दृष्टि से पिछड़े हुए हैं, उनके विकास पर समुचित ध्यान देना ही लक्ष्य क्षेत्र नियोजन कहलाता है, और इन क्षेत्रों के विकास के लिए संसाधनों के सदुपयोग के साथ तकनीकी और निवेश को भी जोड़ना होगा। क्षेत्रीय असंतुलन तथा सामाजिक विषमताओं को नियंत्रण में रखना ही लक्ष्य क्षेत्र नियोजन का लक्ष्य है। इसके लिए पिछड़े क्षेत्रों में अवसंरचनाओं का निर्माण करके निम्नलिखित कार्यक्रमों को मूर्त रूप देना। आगे हम देखेंगे पर्वत क्षेत्र विकास कार्यक्रम। 5वीं पंचवर्षीय योजना में पर्वत क्षेत्र विकास का लक्ष्य कार्यक्रम प्रारंभ किया गया। इस कार्यक्रम में उत्तर प्रदेश के सभी पर्वतीय जिले, असम और उत्तरी कछार की सभी पहाड़ियां सम्मिलित की गईं। दक्षिण भारत में तमिलनाडु के 15 जिले सम्मिलित किए गए। 1981 में पिछड़े क्षेत्रों में राष्ट्रीय समिति ने उन सभी पिछड़े पर्वतीय क्षेत्रों को इसमें सम्मिलित करने की सिफारिश की
जिनकी ऊंचाई 600 मीटर से अधिक थी। इन सभी क्षेत्रों में जनजातीय उपयोजना भी लागू कर दी गई। इस समिति ने विकास हेतु निम्नलिखित सुझाव इस प्रकार आगे देखेंगे हम लोग। नंबर 1 है सभी लोग सामान्य और प्रभावशाली इससे लाभान्वित हों। दूसरा है स्थानीय संसाधनों और प्रतिभाओं का विकास किया जाए। तीसरा है जीविका निर्वाह अर्थव्यवस्था को निवेश उन्मुखी बनाया जाए। अगला है अंतः प्रादेशिक व्यापार में पिछड़े क्षेत्रों का शोषण न हो। आगे है 5वां नंबर पिछड़े क्षेत्रों की बाजार व्यवस्था में सुधार करके श्रमिकों को लाभ पहुंचाया जाए। और छठा है पारिस्थितिकीय संतुलन बनाए रखा। इस प्रकार आगे हम देखेंगे कि पर्वतीय क्षेत्रों के विकास के लिए वहाँ की स्थलाकृति, पर्यावरण और पारिस्थितियाँ ध्यान में रखकर निम्न योजनाएं प्रस्तुत की गईं, जिसमें पहला है बागवानी का विकास करना, रोपड़ कृषि को बढ़ावा देना, वानिकी कार्यक्रम लागू करना, पशुपालन तथा मुर्गी पालन पर ध्यान देना, और 5वां है लघु तथा ग्रामीण उद्योगों का विकास। और इस प्रकार आगे चलते हैं हम लोग। सूखा संभावित क्षेत्र विकास कार्यक्रम को हम देखेंगे कि चतुर्थ पंचवर्षीय योजना में लागू किए गए इस कार्यक्रम का लक्ष्य सूखा प्रभावित तथा संभावित क्षेत्रों के लोगों को रोजगार उपलब्ध कराना और सूखा प्रभाव को कम करना था। अतः इन क्षेत्रों में सिंचाई परियोजनाएं लागू करना, वनीकरण पर ध्यान देना, चरागाहों का विकास करना तथा सड़क निर्माण करना आदि कार्यक्रम लागू किए। आइए आगे देखते हैं। इस कार्यक्रम में कृषि विकास और पर्यावरण संतुलन को बनाए रखने पर विशेष ध्यान दिया गया। अतः सूखा संभावित क्षेत्रों के विकास की रणनीति में जल, मिट्टी, पौधों, मानव तथा पशुओं के बीच पर्यावरणीय संतुलन बनाए रखने का प्रयास किया गया। आगे हम देखेंगे कि 1967 में योजना आयोग ने 67 जिलों की सूखा संभावित घोषित करके उन्हें सिंचाई आयोग ने 1972 में 30% भूभाग में सिंचाई सुविधाएं देने की व्यवस्था करने का मापदंड तैयार किया। और इस प्रकार से भारत में सूखा संभावित क्षेत्र राजस्थान, गुजरात, पश्चिमी मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मराठा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक का पठार तथा तमिलनाडु पठार सम्मिलित किए गए हैं। इस प्रदेश में सिंचाई की अतिरिक्त सुविधाएं जुटाने का लक्ष्य रखा। आगे हम देखेंगे केस अध्ययन भरमौर क्षेत्र में समन्वित जनजातीय विकास कार्यक्रम। आइए देखते हैं। भरमौर क्षेत्र में हिमाचल प्रदेश के चंबा जनपद की भरमौर और होली 2 तहसीलें सम्मिलित हैं। यहाँ 21 नवंबर 1975 ईस्वी से अनुसूचित जनजातीय क्षेत्र घोषित किया। इस क्षेत्र में गद्दी जनजाति का बाहुल्य है। ये गद्दी याली भाषा बोलते हैं तथा पशुओं के साथ ऋतु प्रवास करते हैं। यह प्रदेश लगभग 1818 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है, जो समुद्र तल से 1500 से 3700 मीटर तक ऊंचा है। और जनजातीय क्षेत्र का ये मानचित्र है जो आपके सामने है, ठीक। और ये बहुत सुंदर तरीके से इसको बनाया गया है, ठीक। और आगे देखते हैं हम लोग। शीत ऋतु में इस इलाके में कड़ाके की ठंड पड़ती है। कठोर जलवायु के कारण पर्यावरण असहनीय हो जाता है, जो इस क्षेत्र की सामाजिक
और आर्थिक दशाओं को प्रभावित करता है। इस प्रकार आगे हम देखेंगे कि भरमौर उपमंडल की कुल जनसंख्या 2011 की जनगणना के अनुसार 39,113 तथा जनसंख्या का घनत्व 21.1 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। इसकी गणना सबसे पिछड़े सामाजिक आर्थिक क्षेत्र के रूप में की जाती है। अलगाव के कारण सामाजिक आर्थिक विकास से वंचित रही है। भरमौर जनजातीय क्षेत्र के विकास की प्रक्रिया 1970 के दशक में शुरू हुई, जब गद्दी लोगों को अनुसूचित जनजातियों में शामिल किया गया। 1974 में 5वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत जनजातीय उपयोजना शुरू हुई और भरमौर को हिमाचल प्रदेश में से एक समन्वित जनजातीय विकास योजना ITDP का दर्जा मिला। और इसके आगे हम देखेंगे कि इस परियोजना ने इस क्षेत्र में कृषि, परिवहन, संचार और सामुदायिक सेवाओं के विकास से आर्थिक समृद्धि की गंगा प्रवाहित कर दी। और इसके आगे इस प्रकार है कि विद्यालयों, स्वास्थ्य सेवाओं, परिवहन तथा संचार तंत्र के विकसित होते ही भरमौर में उन्नति की लहर फैल गई और इन योजनाओं से दूर दराज के लोग भी लाभान्वित हुए। इससे इस क्षेत्र में साक्षरता का स्तर ही नहीं बढ़ा, वरन लिंग अनुपात में भी गुणात्मक सुधार आ गया और बाल विवाह की प्रथा का ह्रास होने से स्त्री साक्षरता बढ़ गई। इस विकास योजनाओं के प्रभावों से गद्दी जनजाति के लोगों ने अपने पारंपरिक व्यवसायों के साथ दालों और नकदी फसलों का उत्पादन करके पोषण तथा आय का स्तर बढ़ाया और इस प्रकार इनमें ऋतु प्रवास करने वालों की संख्या घट गई। केवल कृषि मजदूर ही शरद ऋतु में आजीविका पाने के लिए कांगड़ा तथा अन्य निकटवर्ती क्षेत्रों में चले जाते। इस प्रकार से आज हम लोग यहीं तक अध्ययन करते हैं। इसके नेक्स्ट एपिसोड में हम लोग सतत पोषणीय विकास का अध्ययन करेंगे। आज यहीं तक। बहुत बहुत धन्यवाद।